हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। प्रीवियस लेक्चर में पॉलीसैकेराइड्स की बात हो गई थी। ओके, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात हुई थी, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बाकी है। ठीक है, तो आज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड नाम से आपको पता चल रहा है स्ट्रक्चर देने का काम करेगा, है ना। और आपको नाम अभी तक आई होप आपको याद हो गए होंगे कि विच आर दी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, सब की बात हो चुकी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेल्यूलोज से। स्टार्ट विथ, ठीक है, तो सेल्यूलोज की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, दिस इज द मोस्ट abundant पॉलीसैकेराइड। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पॉलीसैकेराइड अवेलेबल है दैट इज दी सेल्यूलोज। ठीक है, दूसरा टर्म, दूसरी चीज में लिखता हूं, इट्स अ होमोपॉलीसैकेराइड। अब तो आपको पता चल गया वो होमो मीन्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो इसका मोनोमर कौन है? मोनोमर इज बीटा ग्लूकोज। सी, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो भी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अल्फा ग्लूकोज है, बट यहां पे सेल्यूलोज में जो मोनोमर प्रेजेंट है दैट इज बीटा ग्लूकोज। और इसकी नंबर अगर देखें कितने मोनोमर्स अवेलेबल हुए, सो इट कुड बी समवॉट अराउंड 6000 मोनोमर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब बीटा ग्लूकोज है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, यहां पे मेंशन कर देते हैं, इट्स अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, नो ब्रांचिंग। ठीक है, और स्ट्रेट चेन होने की वजह से जो लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा। लिंकेज दैट इज गोइंग टू बी बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। जो पहले आप बोल रहे थे बीटा, पहले जो लिंकेज अपन ने बात करी जो अल्फा ग्लूकोज से रिलेटेड था, तो जितने भी लिंकेजेस है दोज आर अल्फा 1,4। ये बीटा ग्लूकोज से एसोसिएटेड है, इसलिए ये जो लिंकेज है दैट इज गोइंग टू बी बीटा 1,4 लिंकेज। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट चेन है ना, किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, सो ये जितनी भी स्ट्रेट चेन, लेट्स से दिस आर द स्ट्रेट चेन्स ऑफ सेल्यूलोज व्हिच आर मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये इस तरीके से एक शीट बना देगी और इनके बीच में देयर इज गोइंग टू बी बॉन्डिंग। सिंगल है, इट्स अ स्ट्रेट चेन। ये पूरा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर नहीं, ये एक जो है ये सेल्यूलोज है, और हर एक सेल्यूलोज की जो स्ट्रेट चेन है वो बाइंड कर रही है दूसरी सेल्यूलोज की स्ट्रेट चेन के साथ, और जो वहां पे प्रेजेंट है उनके बीच में जो बॉन्डिंग कर रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ऑल टूगेदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। क्या बन रहा है? सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल बन रहा है। ओके, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सेल वॉल। आपको समझ में आ गया? तो जो सेल्यूलोज की एक एक स्ट्रैंड्स है, स्ट्रेट चेन, वो एक दूसरे से बाइंड कर रही है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज नोन एज अ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। और बॉन्डिंग किसकी मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? सिंपल एंड इजी। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। होमोपॉलीसैकेराइड है, तो मोनोमर्स कौन से? तो मोनोमर्स इज बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज याद रखना है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग कौन सी? उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है। और जो लिंकेज है दैट लिंकेज इज गोइंग टू बी द 1,4 लिंकेज। ओके, बट टू बी मोर स्पेसिफिक बीटा 1,4 लिंकेज आपको देखने को मिलेगी बिटवीन वन बीटा ग्लूकोज एंड अनदर बीटा ग्लूकोज। ठीक है, जितने भी सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, एंड दे वुड फॉर्म अ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल।
They would form a cellulose microfibril, which is a very important component of cell wall. Cell wall का वाला टॉपिक आगे कवर हो चुका है और उसमें we have talked about the microfibrils. ठीक है? So cellulose microfibril, which is a very important component of cell wall. ठीक है? I'll write this down. To check the presence of cellulose, to check the presence of cellulose, जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को कहा जाता है सुल्ट्स रिएजेंट. और दूसरा है जिंक क्लोरो आयोडीन टेस्ट. जिंक क्लोरो आयोडीन टेस्ट या जिंक क्लोरो आयोडाइड टेस्ट भी आप बोल सकते हो. ठीक है? तो जब कोई भी सब्सटेंस में अगर सेलुलोज प्रेजेंट है और आप सुल्स रिएजेंट यूज कर रहे हो या जिंक क्लोरो आयोडाइड टेस्ट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा. ओके, इट गिव्स द पर्पल कलर. Purple color is obtained if cellulose is present. Purple color is obtained if cellulose is present. ठीक है? तो टेस्ट कौन से? Soult's reagent and zinc chloroiodide test to find out the presence of cellulose in the compound. Some of the uses of cellulose अगर देखें तो जो अपना जो फैब्रिक होता है, कॉटन फाइबर की अगर मैं बात करता हूं, और नॉर्मल कॉटन फाइबर जिसके कपड़े अपन पहनते हैं, इट कंसिस्ट अबाउट 90% ऑफ सेल्यूलोज. इट कंसिस्ट अबाउट 90% ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है? It is made up of 90% of cellulose. फिर एक दूसरा मटेरियल लेते हैं, दैट इज सेल्यूलोज ज़ैंथेट. सेल्यूलोज ज़ैंथेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सेल्यूलोज ज़ैंथेट बनाने के काम में आता है रेयॉन. किस चीज के फॉर्मेशन में आता है? रेयॉन के फॉर्मेशन में. और रेयॉन अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं, रेयॉन इज अ चीपर वर्जन ऑफ सिल्क. सिल्क का चीपर वर्जन है, सस्ता वर्जन है, विच इज इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है रेयॉन को. ठीक है? फिर एक दूसरा सेलुलोज है, सेलुलोज एसिटेट. सेलुलोज एसिटेट की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंकल प्रूफ शर्ट और फैब्रिक. रिंकल प्रूफ फैब्रिक बनाने के काम में आता है. रिंकल प्रूफ फैब्रिक, आपको पता होगा मार्केट में से शर्ट और पैंट अवेलेबल हुए जिनमें रिंकल नहीं पड़ते. ओके, इफ यू वॉश देम यू डोंट नीड टू आयरन देम, दे आर रिंकल फ्री. ठीक है? दूसरा इज शैटर प्रूफ ग्लास. ठीक है? सो सेलुलोज एसिटेट जो है दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिंकल प्रूफ फैब्रिक एंड एज वेल एज द शैटर प्रूफ ग्लास, जो टूटेगा नहीं. ठीक है? एक और सेलुलोज का ऑल्टरनेटिव है या वैरायटी है विच इज टर्म्ड एज सेल्यूलोज नाइट्रेट. क्या है? सेल्यूलोज नाइट्रेट. अगर सेल्यूलोज नाइट्रेट की मैं बात करता हूं तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज
दिस इज यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चर्स, गन पाउडर, ओके, मतलब कोई चीजों को लॉन्च करने के काम में आता है, जैसे बुलेट लॉन्च करनी हो, रॉकेट लॉन्च करना है, ओके, या टॉर्पीडो लॉन्च करना है, कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, तो लॉन्च करने का जो मटेरियल है, ओके, जिसे गन पाउडर आप बोलते हो, ओके, तो उसके अंदर सेलुलोज नाइट्रेट की प्रेजेंस होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव, इट इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव। समझ में आ गया? मतलब प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव मतलब वो मटेरियल या फिर वो एक्सप्लोसिव जो रॉकेट लॉन्चर में काम में आ रहा है, बुलेट को लॉन्च करने के काम में आ रहा है, टॉर्पेडो को लॉन्च करने के, मतलब इन शॉर्ट इट्स एन एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको यार सेलुलोज की अलग अलग फॉर्म्स। कॉटन फाइबर में 90% सेलुलोज है। देन सेलुलोज जेंथियत की अगर बात करें तो दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेयॉन व्हिच इज आर्टिफिशियल सिल्क। सेलुलोज एसीटेट की अगर बात करते हैं तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंकल प्रूफ मटेरियल, फैब्रिक बनाने के काम में आता है, एंड शैटर प्रूफ ग्लास बनाने के काम में आता है। और सेल्यूलोज नाइट्रेट की अगर आप बात करते हो तो इट इज यूज्ड एज एन प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, टू लॉन्च वेरियस मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड टॉर्पीडोज। ठीक है, सो आप सोचो कि जिस मटेरियल को आप एज अ फैब्रिक यूज कर रहे हो वही मटेरियल कितना अलग अलग काम में आ रहा है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्यूलोज का, इट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड अवेलेबल। ठीक है, इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, लिंकेज कौन सी आ गई? 1,4 लिंकेज, टू बी मोर स्पेसिफिक बोलेंगे बीटा 1,4 लिंकेज है। ठीक है, और सेल्यूलोज की जो स्ट्रेट चेन है वो क्या करेगी? दूसरे सेल्यूलोज की स्ट्रेट चेन से बाइंड करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और जो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज द सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं सेल्यूलोज के बाद किसको लेंगे? क्या लिखा था अपन ने? काइटिन। ठीक है, बनते काइटिन। काइटिन इज अ homopolymer as well. It's a structural polysaccharide, ये तो आपको पता ही है। It's a homopolysaccharide। और मोनोमर कौन सा है यहाँ पे? सो यहाँ पे जो मोनोमर है दैट इज नोन एज नाग, that is N-acetyl glucosamine, that is known as N-acetyl glucosamine। ठीक है, मैं लिख देता हूं N-acetyl glucosamine, ये इसका मोनोमर है, N-acetyl glucosamine। अभी आप देख रहे हो ग्लूकोज के पास अमीनो ग्रुप है एंड इट इज एसिटाइलेटेड। ग्लूकोज के पास अमीनो ग्रुप है एंड इट इज एसिटाइलेटेड। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊं तो स्ट्रक्चर इज सपोज टू बी लाइक, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है ना? ठीक है, 6 मेंबर ट्री के 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या आ जाएगा? OH ले लेते हैं, बीटा ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता था? सेकंड पे होता था OH H, थर्ड पे होता था H OH, फिर से ये स्ट्रक्चर था, एल्डिहाइड ग्रुप था, फिर OH, फिर H, फिर OH फोर्थ पे, फिर H फिफ्थ, और सिक्स पे CH2OH। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ यहां पे ये जो OH था उसकी जगह पे क्या आ जाता है? अमीनो ग्रुप आ जाता है। और अमीनो ग्रुप मैं यहां हटा रहा हूं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, तो सेकेंड कार्बन का जो OH था उसको मैं रिप्लेस करता हूं और वहां पे मैं लगाता हूं अमीनो ग्रुप NH2। ठीक है, और यहां पे मैंने एक और चीज बोली कि इट इज एसिटाइलेटेड, इट इज एसिटाइलेटेड भी है। तो एसिटाइलेटेड है तो क्या करना पड़ेगा? इसका जो एक H है उसको हटा देते हैं
और उसकी जगह पे एक और चीज अपन असाइन करेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? सो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAG, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो इसके मोनोमर्स बनाते हैं किसको? काइटीन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? काइटीन को बनाते हैं। काइटीन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ये तो आपको पता है, इट्स प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, बट इट इज नॉट अलोन, इट हैज प्रोटीन एंड CaCO3 एज वेल। इट हैज, यहां पे लिख देते हैं, प्रेजेंट in the exoskeleton of arthropoda. It is present in the exoskeleton of arthropoda, not alone, but it is like chitin plus there are some other proteins plus there is CaCO3 present as well. ठीक है, तो काफी बार ये बोला जाता है कि काइटिन प्रेजेंट है किसमें? एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोडा। हाँ प्रेजेंट है, बट इट्स नॉट अलोन, इट इज अलोंग विद प्रोटीन्स एंड CaCO3। ये बात दिमाग में रखना, इट इज प्रेजेंट विद प्रोटीन्स एंड CaCO3 एज वेल। ठीक है, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस इज द NAG। आगे देख लेते हैं। Okay, the first most abundant polysaccharide was cellulose. So chitin is the second most abundant polysaccharide. Chitin is second most abundant polysaccharide. ठीक है, तो पहला वाला सेल्यूलोज है, ये क्लियर हो गया। सेकंड वाला काइटीन है, सेकंड वाला काइटीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, समझ में आ गया स्ट्रक्चर? तो वो एक मोनोमर है जो क्या बना रहा है? काइटीन का स्ट्रक्चर बना रहा है। इट्स सिंगल मोनोमर, मतलब उसी टाइप का मोनोमर प्रेजेंट, इसलिए मैंने लिखा है होमोपॉलीमर। ठीक है, सेल्यूलोज इज ऑल्सो होमोपॉलीमर। अब हम बात करते हैं पेक्टीन की, तो जो पेक्टीन है इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। पेक्टीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर, मतलब उसके जो मोनोमर्स है वो अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम। इट कंसिस्ट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, so third one, क्या नाम है? पेक्टीन। So pectin is the heteropolymer, या फिर I'll put it as polysaccharide, पॉलीसैकेराइड। यार मोनोमर्स कौन कौन से? तो मोनोमर्स अलग अलग हो गए, तो मोनोमर्स आर नॉट गोइंग टू बी सेम। तो यहां पे जो मोनोमर्स है, मोनोमर्स आर एराबिनोस, galactose and galacturonic acid and galacturonic acid. समझ में आ गया? बिकॉज इट्स अ हेट्रोपॉलीमर, पेक्टीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, इसीलिए इट इज मेड अप ऑफ 3 different monomers which are bound to each other: arabinose, galactose and galacturonic acid. ठीक है, पेक्टीन इज प्रेजेंट
is present as calcium pactate. It is present as calcium pactate in the middle lamella. In middle lamella of cell wall. Pectin is present as calcium pactate in the middle lamella of cell wall. और आपको याद रखना है middle lamella is the first structure to be formed after the cell division. Middle lamella, ये बात पहले भी करी थी, मैं यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, is the first structure to be formed after प्लांट सेल डिवीजन. अगर मैं सिंपल सेल डिवीजन डाल दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है. आफ्टर प्लांट सेल डिवीजन. ठीक है, ठीक है. और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं लिख लेता हूं जो पहले भी बोली थी मैंने, कि एज द फ्रूट रिप्ट, जैसे फ्रूट्स पकने लग जाते हैं तो जो कैल्शियम पैक्टेट है या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट है वो क्या होने लग जाता है, डाइजेस्ट होने लग जाता है. ओके, जिसकी वजह से फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट. पहले फ्रूट जब पका हुआ नहीं है तो इट इज वेरी हार्ड बिकॉज वहां पे कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है. बट जैसे जैसे कैल्शियम पैक्टेट का डाइजेशन होने लगेगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पैक्टिनेज, फ्रूट क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. मैं अब करके लिख देता हूं. ठीक है, तो इतना क्लियर है. सो इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. मोनोमर्स है अराबिनोज, गैलेक्टोज एंड गैलेक्यूरोनिक एसिड. Pectin is present as calcium pactate in the middle lamella of the cell wall, and middle lamella is the first structure to be formed after the plant cell division. ठीक है, अभी यहां पे लिख देते हैं. जब तक वो पैक्टिन फॉर्म में है वो फ्रूट को क्या रखेगा, हार्ड सॉलिड रखेगा. बट धीरे धीरे क्या होगा, वो डाइजेस्ट होने लगेगा. सो मेंशन करते हैं पैक्टिन इज डाइजेस्टेड बाय पैक्टिनेज एंजाइम which makes fruit soft and ripe. पका हुआ. Pectin is digested by the enzyme pectinase, which makes the fruit soft and ripe. आपको समझ में आ गया ना. इनिशियली the fruit when it is raw, वो पका हुआ नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके पास पैक्टिनेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. बट जैसे ही पैक्टिनेस एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेगा वो क्या करेगा, सेल लेमेला या मिडल लेमेला जो है वहां पे जो कैल्शियम पैक्टेट अवेलेबल है, मैग्नीशियम पैक्टेट अवेलेबल है, उनको डाइजेस्ट करेगा. और जब वो डाइजेस्ट करेगा तो जिसकी वजह से फ्रूट क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा, रिप होने लगेगा. ठीक है, सो दैट इज पैक्टिन, अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. लेट्स मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट हेमीसेल्यूलोज. ठीक है, हेमीसेल्यूलोज सारे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में. ओके, सो यार हेमीसेल्यूलोज देख लेते हैं. इज इट होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड? सो हेमीसेल्यूलोज की अगर बात करते हैं तो याद रखना इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड. तो यार मोनोमर्स कौन से, व्हाट मोनोमर्स डज इट हैव? द मोनोमर्स आर, जैसे मैंने पहले बताया था, अराबिनोज. अराबिनोज यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे जाइलोज भी प्रेजेंट है, यहाँ पे गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है. ओके, चार चीज हो गई. ओके, अच्छा चार, एक और है. सो इट इज मेड अप ऑफ मेनोज, गैलेक्टोज, जाइलोज
एंड एराबिनोज, एराबिनोज रह गया, एंड एराबिनोज। ठीक है, सो मोनोमर्स कौन कौन से हैं? मेनोज है, गैलेक्टोज है, जाइलोज है एंड एराबिनोज है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। अब यहां पे एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, आपको याद रखना है। दिस इज 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। ठीक है, तो दिस सिंपल डिटेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यार 6 कार्बन वाला कौन सा, तो मेनोज 6 कार्बन वाला है और एराबिनोज 6 कार्बन वाला है। बाकी के सब कौन से? गैलेक्टोज एंड जाइलोज आर 5 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, this is 6 carbon, galactose is 6 carbon। ठीक है, so mannose is 6, galactose is 6, xylose is 5 and arabinose is 5। सिंपल एंड इजी। अच्छा, वेयर इज इट प्रेजेंट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हेमीसेल्यूलोज जो है इट इज फॉर्मिंग द मैट्रिक्स, द बेस मटेरियल ऑफ द सेल वॉल, जहां पे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल प्रेजेंट है। forms the matrix of cell wall in which cellulose microfibrils are present, in which cellulose microfibrils आर प्रेजेंट। ठीक है, बेस पार्ट जो है सेल वॉल का, ओके, उसके अंदर हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट है। ओके, इट फॉर्म्स द बेस पार्ट ऑफ द सेल वॉल, फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल, दैट इज द बेस पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं इट्स अ important component of cell wall, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो majority of the plants would have hemicellulose as the base material, as the matrix of the cell wall, as the matrix of the cell wall, but there's a plant, okay, उसके अंदर it is used as a storing material, it serves a work as a storage polysaccharide, and that is खजूर, Phoenix dactylifera। किसके अंदर? एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का काम कर रहा है, खजूर के अंदर। ठीक है, आई रब दिस डाउन। इतना क्लियर है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, कौन से कंपोनेंट्स मैंने बता दिए, काम क्या कर रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, फॉर्मिंग द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल, जहां पे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट की जगह यूज द मोर स्पेसिफिक टर्म में लिखता हूं, दे आर एम्बेडेड। दे आर एम्बेडेड। ठीक है, तो है तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, बट इन सम केसेस or I'll put it as in dates Phoenix dactylifera खजूर, okay, in dates Phoenix dactylifera hemicellulose works as storage polysaccharide। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब में तो यार स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का काम कर रहा है, ओनली इन डेट्स, okay, only in dates
it serves as the storage पॉलीसैकेराइड. ठीक है, मैंने डेट्स का साइंटिफिक नेम भी लिख दिया, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में बड़े एक्सेप्शन आ जाता है खजूर के केस में, तो खजूर के केस में इट इज वर्किंग एज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एज वेल. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. अब कौन सा बाकी है? व्हिच वन इज लेफ्ट? म्यूसिलेज. Okay, so now comes mucopolysaccharide, which is mucilage or which forms mucilage or the slimy layer. So we have mucopolysaccharide, which is also termed as glycosamine glycane. Okay, which is also termed as glycosamine. यहाँ पे लिख देता हूँ. Also termed as glycosamine glycane. ठीक है, it's a mucopolysaccharide. का क्या काम कर? It is forming a slime layer or a mucilage. It forms the slime layer और दी म्यूसिलेज. और आपको याद रखना, इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. and sometimes it is sulfated. It is sulfated. It's a heteropolysaccharide and sometimes it is sulfated. अगर इसके मोनोमर्स की बात करें तो मोनोमर्स आर एक्चुअली डाइसैकेराइड्स. मोनोमर्स आर एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ repeating units of disaccharides. It's a heteropolysaccharide and it consists of repeating units of disaccharides. ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि it has the higher water retaining ability. Retaining, या फिर we can also term it as holding ability. It has higher water retaining and water holding ability. इसलिए it is also used as agar. agar में present होता है. I'll note this down. एग्जाम्पल में अगार ले लेते हैं. अगार आपको पता है कहां से लेते हैं? जेलिडियम है प्रेजेंट इन अगार, यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कॉस्मेटिक्स. प्रेजेंट इन अगार. ओके, अगार किस काम में आता है? तो अगार काम में आता है जेल फॉर्मेशन इन लैब. ओके, दूसरा आइसक्रीम में भी यूज में आता है अगार. एंड तीसरा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. ठीक है, क्लियर है? एक लेक्सेटिव है जिसे इसबगोल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इसबगोल, which is obtained from the husk of the seed of Plantago ovata. Plantago ovata is the plant.
प्लांटागो ओवाटा का जो हस्क है सीड का, हस्क ऑफ सीड कंटेन्स mucopolysaccharides, contains mucopolysaccharide which serves as a, which is used as, I'll rub this down, इसको रब कर देता हूं, इसको ऊपर लिख लेते हैं. क्या बोला मैंने? इसबगोल या फिर इसबगोल कहा जाता है. इसबगोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हस्क ऑफ सीड ऑफ प्लांटागो ओवाटा. प्लांटागो ओवाटा. Isabgol is extracted from the husk of seed of Plantago ovata, which is actually working as, it's a laxative. Isabgol को as a laxative यूज किया जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में काम आता है, या फिर there's another term purgative. आप laxative भी बोल सकते हो या फिर आप purgative भी बोल सकते हो, दोनों सेम है. So isabgol is a laxative or purgative which helps in treating constipation. तो कहां से extract कर रहे हैं? तो it is extracted from the husk of seed of the plant Plantago ovata. ठीक है. So it is also a mucopolysaccharide. ठीक है. अगर मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, तो आप जब भिंडी कट करते हो तो भिंडी कट करते टाइम वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है भिंडी में, दैट इज एक्चुअली म्यूकोपॉलीसैकेराइड. दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ठीक है. सिंपल एंड इजी. Now if I talk about the mucopolysaccharides present in the animals, mucopolysaccharides present in animals की अगर बात करें, so we have carotene sulfate. क्या है? कैरेटीन सल्फेट है. Carotene sulfate is present in skin and cornea. एनिमल्स में ये कहां प्रेजेंट है? कैरेटीन सल्फेट कहां प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड कॉर्निया ऑफ एनिमल्स. ठीक है. देन वी हैव कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कॉन्ड्रोइटिन से आपको कुछ याद आ रहा होगा. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन दी कार्टिलेज. एनिमल्स के पास कार्टिलेज होती है, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज द कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. देन वी हैव दी हेपरिन. हेपरिन आपको पता है, इट वर्क्स एज ए एंटीकोगुलेंट इन ब्लड. It serves as anticoagulant in blood. ठीक है. और लास्ट we have high hyaluronic acid. हाई hyaluronic acid की अगर मैं बात करता हूं,
तो इट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल के बीच में जो जगह है वहां पे, एंड प्रेजेंट इन द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस, दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर. प्रेजेंट इन विट्रस ह्यूमर. दिस इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस. यहां लिख देते हैं fluid present behind the lens. We have aqueous humor लेंस के आगे, और लेंस के पीछे we have vitreous humor. तो vitreous humor में जो प्रेजेंट है, okay, that is a mucopolysaccharide high hyaluronic acid. ठीक है. So mucopolysaccharide present in animals में क्या क्या याद रखिए? Keratin sulfate that is present in the skin and the cornea of animals. Chondroitin sulfate present in the cartilage of animals. Heparin present in the blood as anticoagulant. Okay, blood को clot होने से रोकता है. And high hyaluronic acid that is present in the intercellular space and the fluid present behind the lens. उस fluid का नाम क्या है? Name of the fluid is vitreous humor. Vitreous humor. ठीक है. So this were the structural polysaccharides we have talked about. Okay, मैंने सब structural polysaccharides के बारे में डिस्कस कर लिया. So in the next lecture we would move ahead and we'll talk about the another topic. तो structural polysaccharide खत्म हो गया, mucopolysaccharides की भी अपन ने बात कर ली. ठीक है? So I hope you are making the notes. This is very important. Okay, आप वीडियो को देखो, समझ में नहीं आ रहे तो आप दूसरी बार वीडियो को देखो, और फिर भी समझ में नहीं आ रही, you can drop me a message. ठीक है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and talk about the new topic. ठीक है, चलो, bye bye.